आदित्य सूद से मिलते हैं। वो इनक्रेड मल्टी कैप पोर्टफोलियो के फंड मैनेजर हैं। मल्टी कैप कैटेगरी की वजह से उनकी काफ़ी बड़ा दायरा है उनकी नज़र का। वो लार्ज कैप पे भी फोकस करते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब चीज़ पे ध्यान रखते हैं। और आदित्य हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। आदित्य, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश पे बात करने के लिए हमसे। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक ब्रॉडर पॉइंट कि जैसे वॉर का इशू अब डिस्कस भी नहीं होता है, ऑलमोस्ट इन द प्राइस हो गया फुली। ये इन्फ्लेशन और रेट्स का बढ़ना भी आज का इशू तो है नहीं। इनफैक्ट जो 9 रेट हाइक यूएस में आने वाले थे, अब तो बाजार 5-6 ही कर रहा है। बट फिर भी इन्फ्लेशन का इशू और कैसे वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा, वो ये दोनों मैटर्स जो हैं बार बार बाहर आ रहे हैं और ये बाजार में एक लिड की तरह बाजार के ऊपर एक कैप बना के बैठे हुए हैं। ये कब तक आपको लगता है कि ये वरी रहेगी? अजय जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इन्फ्लेशन डिफरेंशियल के बारे में आजकल चर्चा नहीं होती है, बट अब एक बहुत ही बाइपोलर वर्ल्ड में जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस है डिफरेंट इकोनॉमीज की इन्फ्लेशन नंबर्स में। कितनी बार ऐसा होगा जहाँ पे इंडिया का इन्फ्लेशन का जो स्तर है वो ग्लोबल इन्फ्लेशन या यूएस की इन्फ्लेशन से काफ़ी कम है आज की डेट में। तो इन्फ्लेशन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। दूसरी चीज़ हमें ये माइंड में रखनी पड़ेगी कि अर्निंग्स पे कितना इम्पैक्ट आएगा एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन बीइंग हाई। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो कौन कौन से सेक्टर्स पे वो इम्पैक्ट आएगा। जिस तरह का हम आज अनुभव कर रहे हैं बाजार में, वो हम ये देख रहे हैं कि कमोडिटी प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट हो रहा है हायर इन्फ्लेशन का, और कमोडिटी कंज्यूमर्स को वो बेनिफिट नहीं हो रहा है, और वही मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोइंग फॉरवर्ड कि कितना डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा। डिमांड डिस्ट्रक्शन का कहने का मतलब ये है कि आज अगर क्रूड का दाम $110-120 है तो वो डिमांड सस्टेन कर पाएगा इस लेवल पे। बिकॉज लास्ट टाइम 2011-12 में जब हमने ये क्रूड का लेवल 100 के ऊपर देखा था, वहां पे हमारा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि किसी पॉइंट पे जाके डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा। सो आई थिंक ये चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा इन्फ्लेशन को समझने के लिए गोइंग फॉरवर्ड। बट अभी मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं बेसिकली, जहाँ पे कुछ कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है ऑफ हायर कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, और कुछ कंपनीज को बेनिफिट नहीं हो रहा है, और कुछ सेक्टर्स को बेनिफिट नहीं। बोली, मैं एक डेटा देख रहा था ओवर द वीकेंड की, जो रिटेल लोन की इंक्वायरीज होती हैं पहले, इनफैक्ट ये कुछ कंपनीज का क्लासिफाइड डेटा था कि एक थोड़ा लैग के साथ जो हमने देखा कि भाई जो लोन इंक्वायरीज होती हैं वो पहले ऑनलाइन, तो पहले लोन इंक्वायरी की पाइपलाइन बनती है, उसके बाद लोन डिसबर्स होता है, राइट। लोन इंक्वायरी की पाइपलाइन का ग्राफ ऑलरेडी डिप कर रहा है। रिटेल लोन जो कि बहुत स्ट्रांग रहे हैं इनफैक्ट काफ़ी महीनों से। माई व्यू इज़ दैट, जैसे बोलते हैं कि हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस का इलाज भी हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस है, लेकिन बीच में जो डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा उसकी वजह से क्या हम महंगे लग रहे हैं क्या वैल्यूएशंस पे, या वो वैल्यूएशन कंप्रेशन बाकी है अभी, जो डिमांड डिस्ट्रक्शन आगे लाइंड अप है जो आप कह रहे हैं, और वही कमोडिटी प्राइसेस को नीचे ले आएगा। लेकिन क्या बीच में एक प्राइस करेक्शन भी आएगा उसकी वजह से और ज़्यादा, या ये ऑलरेडी इन द प्राइस है? अभी अर्निंग्स कट जो है वो 5% के आसपास हुआ है पीक से। दूसरी चीज ये है कि एज फार एज वैल्यूएशन इज कंसर्न्ड, हम 10% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं फ्रॉम द हिस्टोरिकल मीन एवरेज। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं पॉसिबली, और दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों चीजें संभव है। पहली चीज है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन हो मार्केट में 3 से 5-6 महीने का। दूसरी चीज ये है कि अर्निंग्स कट हो। सो बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर है एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज व्हाट वी आर विटनेसिंग इन मल्टी कैप पोर्टफोलियो स्पेशली इज दैट स्मॉल कैप्स, देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज, बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी 30-40-50% करेक्ट हुई हैं लास्ट 2 क्वार्टर में, और लार्ज कैप्स एफआई सेलिंग के प्रेशर के रहते, एफपीआई सेलिंग के प्रेशर के रहते थोड़ा सा करेक्ट हुए हैं। सो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एक टाइम वाइज करेक्शन हो मार्केट में। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अर्निंग्स डिक्लाइन हो या अर्निंग्स कट हो और मार्केट पी अपने मीडियन पी पे आ जाए।
बट बॉटम अप रहना इस पॉइंट पे बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर है। बहुत सारे स्टॉक्स में डाइवर्जेंस है, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज अच्छा कर रही हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। इफ यू लुक एट देयर कलेक्शन एफिशिएंसी, जो जिससे हम मेजर करते हैं उनकी परफॉर्मेंस, वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई है। रिटेल लोन्स ऑब्वियसली, जैसे आपने सही कहा कि रिटेल लोन्स थोड़ा थोड़ा नीचे जाना स्टार्ट हुए हैं। कॉर्पोरेट्स भी अपनी स्ट्रैटेजी को ट्वीक कर रहे हैं। अगर हम एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को एनालाइज करेंगे तो एचडीएफसी बैंक कॉर्पोरेट लेंडिंग की तरफ जाना चाह रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो हमारा मानना ये है कि बहुत डाइवर्जेंट सेक्टोरल ट्रेंड्स हैं एट दिस जंक्चर। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज अलग अलग स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगी अभी गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल आदित्य, गुड आफ्टरनून, वेलकम। मानसी दिस साइड। ऑफ कोर्स सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर आप अपना नजरिया बता रहे हैं अमिड्स ऑल ऑफ द कंसर्न जिसकी हम बात कर रहे हैं। साथ ही अगर एक पॉजिटिव चीज़ भी यहाँ पर देखने की कोशिश करें, या फिर कुछ ऐसी खबर जो कि इन्हीं दिनों आती हुई देखने को मिली है, जो डेटा हमारे सामने टैक्स कलेक्शन का आता हुआ दिखा है, काफ़ी रोबस्ट नंबर्स हमने देखे हैं मार्च 2022 ताज़ा आंकड़े यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन के जो आए, इस पर आपका टेक क्या होगा? तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस प्लस जीएसटी टैक्स कलेक्शंस हैज बीन वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छे रहे हैं वो आंकड़े, जैसे आपने सही बोला। एक मॉडरेट इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट कॉर्पोरेट इंडिया अर्निंग्स ग्रोथ के लिए, सेल्स ग्रोथ के लिए, बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ के लिए काफी बेनिफिशियल माना जाता है फॉर इक्विटी इन्वेस्टर्स बेसिकली। बट होता क्या है कि जब वो इन्फ्लेशन एक दायरे से ऊपर चले जाता है फिर प्रॉब्लम आती है सेक्टर्स में। तो हमें ऐसे लगता है कि अभी इन्फ्लेशन स्पेशली इन इंडिया बहुत ज्यादा इन कंट्रोल है। ऑब्वियसली कैलिब्रेटेड रेट हाइक्स होंगे। वेदर ये इन्फ्लेशन का नंबर सस्टेन करेगा कि नहीं वो तो हमें वक्त ही बताएगा। बट एक और चीज है कि अगर आप बजट एस्टिमेट्स को देखेंगे टैक्स कलेक्शन को देख के, तो वो जो बजट में जो आंकड़े प्रेजेंट हुए थे उसमें काफी स्कोप था नॉमिनल ग्रोथ ऑफ जीडीपी। बिकॉज अगर आप आज यूएस का भी मार्केट देखेंगे तो वहां पे जीडीपी ग्रोथ अगर 3 से 4% के बीच में है तो वहां पे इन्फ्लेशन नंबर 7% है। इसका मतलब ये है कि 10% नॉमिनल ग्रोथ है। तो हमें इस पॉइंट पे नॉमिनल ग्रोथ के नंबर्स को देखना पड़ेगा और उनको एनालाइज करना पड़ेगा। एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें ऐसा लगता है कि काफी रिकवरी इन प्रॉफिटेबिलिटी आएगी और उसका लीड इंडिकेटर बैंक्स हैं, जहां पे एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है और क्रेडिट ग्रोथ का नंबर जो 10% के ऊपर आया है काफी टाइम के बाद, बिकॉज वर्किंग कैपिटल डिमांड काफी ज्यादा है अभी। तो हमें ऐसे लगता है कि स्लो रिकवरी मोड है अभी बैंकिंग सेक्टर को देखते हुए, जो कि एक लीडिंग इंडिकेटर है इकोनॉमी। राइट। आदित्य 2 मिनट होल्ड करिए, आपसे हम ये पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस समय एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, जितने भी क्रूड पाम ऑयल इम्पैक्ट वाले स्टॉक्स हैं जिनके रॉ मटेरियल क्रूड पाम ऑयल है, उनको वापस लेके आइए। वो सब डेज हाई पे है। वो देखिए गोदरेज कंज्यूमर बड़ी सी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। और जो क्रूड पाम के इम्पोर्टर्स हैं, रुचि सोया और अदानी विल्मर, उनको भी लेके आइए। वो भी ग्रीन में आ गए हैं, जबकि सुबह डीप कट में थे। और ये है रीज़न आपके स्क्रीन पे ये आया है अभी कि इंडोनेशिया का जो एक्सपोर्ट बैन आया था ओवर द वीकेंड, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में थे। अदानी विल्मर तो सर्किट पर चला गया। देखिए वो ये रीज़न है कि जो एक्सपोर्ट बैन आया था उसमें क्रूड पाम ऑयल और आरबीडी पाम ऑयल, जो एक कैटेगरी ऑफ पाम ऑयल है, वो इंक्लूडेड नहीं है, जो सबसे बड़ा कैटेगरी हम इंपोर्ट करते हैं। यानी हमारे लिए परेशानी वाली बात नहीं है अब। सो इस वजह से आपको ये रिलीफ नज़र आ रहा है। और एफएमसीजी इंडेक्स डेज हाई पे आ गई है। मारुति, एचयूएल सब पॉजिटिव हो गए। 15% से 25% रॉ मटेरियल जो सोप बनाते हैं, शैम्पूज बनाते हैं, उसमें ये सब यूज़ होता था। और इसी वजह से आपको निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में एक बड़ा सा कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये एक इशू है जो छोटा है। आदित्य से हम ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे थे, बट आदित्य एक फॉलोअप क्वेश्चन इसी से मिला जुला। देखिए ये तो आज ये लोग लकी हो गए कि क्लैरिफिकेशन आया इंडोनेशिया से कि ये इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन कुल मिला के मार्जिन प्रेशर तो कंज्यूमर कंपनीज पे कई डायरेक्शन से हिट कर रहा है। ये मार्जिन प्रेशर जब आप बात करते हैं इन कंपनीज से, कितने महीने तक लास्ट करता हुआ नजर आता है?
तो इस मार्जिन प्रेशर को आपको दो तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। पहला है ग्रॉस मार्जिन पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है इन कंपनीज के। ग्रॉस मार्जिन मतलब कि रॉ मटेरियल के प्राइस कितने बढ़े हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कितना इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरा लेवल इम्पैक्ट ये है कि आपके एबिटा मार्जिन में आप कॉस्ट को स्क्वीज करके, कंज्यूमर कंपनीज के पास एक बहुत बड़ा लेवरेज होता है जिसको हम एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन बोलते हैं उनके पीएनएल में। तो बहुत सारी कंपनीज एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन अभी कम कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो उससे थोड़ा कुशनिंग ऑफ रॉ मटेरियल प्राइस इम्पैक्ट हो रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जितने प्राइस हाइक लिए हैं वो कंज्यूमर उसको ऑब्जॉर्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो अभी हमने इंटरेस्टिंगली ये देखा है कि कुछ कैटेगरीज में जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वहां पे डिमांड का लॉस नहीं हुआ है या काफी टाइम से रिकवरी नहीं आई है। एयर कंडीशनिंग एक ऐसा कैटेगरी है फॉर एग्जांपल, जहां पे 2 सीजन से हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि एसी सेल्स बहुत ज्यादा हिट हुई थी, बट एट द सेम टाइम रॉ मटेरियल प्राइस दे हैव बीन इन अ पोजीशन टू पास। द सेकेंड साइड इज द कंज्यूमर स्टेपल साइड, जिसमें HUL, GCPL, ब्रिटानिया जैसी कंपनीज आती हैं। वहां पे हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कंपनीज ने प्राइस हाइक लिया है, तो हमें ये लगता है कि नेक्स्ट 2 या 3 क्वार्टर में एक सही पिक्चर दिखेगी आपको, जहां पे डिमांड रिवाइव होगी कि नहीं होगी। इसमें भी एक डाइवर्जेंट ट्रेंड ये है कि रूरल इंडिया में थोड़ा स्लो डाउन है डिमांड का। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड दैट स्लो डाउन शुड be slightly better off, looking at things like जैसे कि MSP प्राइस हम वीट का देख रहे हैं थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें ऐसे लगता है कि थोड़ा सा सपोर्ट वहां पे रूरल इंडिया में आएगा, which should help these consumer companies over a period of time. All right, absolutely. Aditya, good afternoon. Priyanka here. इस पर आपसे और चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक बार व्यूवर्स को दोनों ही मैनेजमेंट का व्यू सुना देता है। आज सुबह हमने इस खबर के बाद अदानी विल्मर और रुचि सोया दोनों के रुचि सोया के मैनेजमेंट और गोदरेज एग्रोवेट के मैनेजमेंट दोनों से ही हमने बात की थी, उनका व्यू समझने की कोशिश की थी, वो इस पूरे मैटर पर उनके पास कितनी एडिक्वेट सप्लाई और कितना बड़ा कंसर्न वो इसे देख रहे हैं। आइए दोनों का रिएक्शन सुनवाते हैं। हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक है सप्लाई करने के लिए, और मेरे को लगता नहीं कि एक शॉर्ट टर्म में कोई इमीडिएट मेजर रहता है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी सप्लाई चेन काफ़ी एक्सटेंडेड रहती है और उसमें शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा मेरे को इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं लगेगा। और ये देखना होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका समाधान निकलने का पूरा एक चांस बनता है, क्योंकि ये वाले जो एक्सपोर्ट बैन्स होते हैं ये कोई बहुत लंबे पीरियड्स के लिए नहीं रहते हैं। और एक क्योंकि शॉर्ट टर्म मेजर था, वहाँ पे एक इस समय उनका एक रिलीजियस मंथ भी चल रहा है, तो काफ़ी डिमांड डायमेंशन वहाँ के डिफरेंट हैं। तो लेकिन इसका समाधान जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक रुचि सोया की स्थिति है कि हमारे सामने ऐसा कोई सप्लाई चेन का ना तो शॉर्टेज है, ना हमारे पास सॉइल की कोई वो है, और हम लोग बराबर मार्केट को सप्लाई कर रहे हैं। पूरा कार्य उस तरीके से चल भी रहा है और मार्केट में इतना कोई तेजी अभी आई भी नहीं है पिछले 3 दिन में, जो कि मार्केट में एकदम से चेंज हुआ है इस न्यूज़ के आने के बाद। तो ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर हम 3 दिन और इंतजार करेंगे तो हमको 3-4 दिन में एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट कहाँ पे इसको कितना प्राइसिंग कर रही है इस न्यूज़ को। Godrej Agrovet is more of a producer. We are India's largest producer of palm oil. So obviously we are a beneficiary. There's a formula price and the farmer gets about 70% of the palm oil price, and we get about 25% of the palm oil price. Our fixed expenses don't change very much with inflation. So whenever palm oil prices are high, we are beneficiaries, but the biggest beneficiary is the farmer. And hopefully India will take the message and promote more production of palm oil as well as oil seeds. Palm oil will take a long time. It takes 5 years for the tree to grow, but oil seeds can be rapidly increased. Support prices for oil seeds need to be increased. We should not be importing so much oil. We should be Atmanirbhar. चलिए, तो ये पूरे दिन ये एक्शन में पैक ज़रूर रहा, लेकिन अब इस वक्त आप उन सारे FMCG स्पेस काउंटर्स में एक रिकवरी भी देख रहे हैं जहां सुबह से ही शॉट्स बने हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज़ ऑल्सो। आदित्य भी है हमारे साथ। आदित्य, ये जो एडजस्टमेंट है, अगर कमोडिटी प्राइस के एडजस्टमेंट की बात करें, एनर्जी प्राइस के एडजस्टमेंट की बात करें, या इन्फ्लेशन जो बड़ा ट्रिगर है, ये तो एक बड़ा हेडविंड है ही बाजारों के लिए ग्लोबली भी। लेकिन अगर इसके एडजस्टमेंट की अगर बात करनी हो, एनर्जी प्राइसेस के एडजस्टमेंट की बात करनी हो, क्रूड प्राइस के एडजस्टमेंट की बात करनी हो, आपको क्या लगता है कि बाजार कितना
हद तक इसे फैक्टर इन कर चुका है या कब तक अनकंफर्टेबल लेवल तक रहेगा ये? तो अगर आप आंकड़ों को ढंग से देखेंगे तो $120 क्रूड पे हमारा 2-3 इम्पैक्ट होते हैं। एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, लगभग लास्ट ईयर में 15 साल के बाद हमारा करंट अकाउंट पॉजिटिव हुए थे हम एज एन इकोनॉमी, विच वाज जो कि एक बहुत पॉजिटिव माना जा रहा था इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्कल्स में। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कैसे होगी गोइंग फॉरवर्ड। होता क्या है, ये हमें ऐसा लगता है कि एक पॉइंट आता है जहां पे $60, $80, $70 क्रूड वाज वेरी वेरी इजी टू डाइजेस्ट और वो कंज्यूमर वॉलेट को हिट नहीं करता है। बट जैसे वो सस्टेन्ड क्रूड का लेवल 100 से $120 के बीच में रहता है, उसमें भी इमर्जिंग मार्केट में अगर आप कंट्रीज को देखेंगे, थैंकफुली भारत में हम नेट एक्सपोर्टर हैं आज फूड के, तो दैट बेनिफिट्स अस टू अ लार्ज एक्सटेंट। बट एनर्जी प्राइस एलिवेटेड लेवल पे रहना ऑब्वियसली करंट अकाउंट को डेंट करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाजार इस चीज को डाइजेस्ट करेगा, और हमें ऐसा लगता है कि ये $100 के ऊपर क्रूड एक वरीसम फैक्टर है, बट टिपिकली वो सस्टेन नहीं होता है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो सस्टेन नहीं होता है। ऑब्वियसली डिमांड काफी इंपॉर्टेंट है देन सप्लाई। वी ऑल नो व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना टुडे, बेसिकली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड एलिवेटेड इश्यूज। सो वी होप दैट वी आर गेटिंग इनटू अ टेरिटरी। एक पॉजिटिव है इस सब में कि रुपी बहुत स्टेबल रहा है डिस्पाइट हैविंग दिस एलिवेटेड करंट अकाउंट डेफिसिट सॉर्ट ऑफ अ नंबर। तो रुपी वर्सेस डॉलर बहुत स्टेबल रहा है। सो दैट इज अ रे ऑफ होप that is there. Second thing, you would also have to focus on the FPI flows. और हमें ऐसा लगता है कि ये $30 बिलियन का जो FPI का सेलिंग हुआ है, उसको मार्केट ने बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब्सॉर्ब कर लिया है, थैंक्स टू म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट एंड ऑब्वियसली रिटेल पार्टिसिपेटिंग। तो ये बहुत बड़ा कुशनिंग इम्पैक्ट रहा है मार्केट लिक्विडिटी फैक्टर्स को अगर आप एनालाइज करेंगे अलोंगसाइड क्रूड। आदित्य, जाने से पहले ये बता के जाइए कि आप अपने फंड्स में कौन से एरियाज में ऐड करने का चाह रहे हैं पोजीशंस, अगर बाजार ऐसे ही वॉलेटाइल रहता है, शार्प डिप्स अगर ऑफर करता है नेक्स्ट कुछ हफ्तों में इन चिंताओं के चलते, कौन से ऐसे एरियाज होंगे जहां पे आप पोजीशन रेज करना चाहेंगे? आईटी और फार्मा दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पे हमें ऐसा लगता है कि अगर एलिवेटेड क्रूड प्राइस रहेगा तो करेंसी डिवैल्यूएशन का थोड़ा सा चांस है गोइंग फॉरवर्ड। ये दोनों सेक्टर में कंपनीज मार्केट शेयर गेनर रही हैं और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस प्रोवन है इन दोनों कंपनीज की। आईटी लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट फार्मा कंपनीज लगाड़ रही हैं मार्केट में। दूसरा बास्केट है फाइनेंशियल्स और ऑटोज, जो कि डोमेस्टिक रिकवरी बास्केट है। हमें ऐसा लगता है कि अगर आप ऑटोमोबाइल सेल्स को एनालाइज करेंगे तो 5 या 7 साल से रिलेटिव परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है ऑटो इंडेक्स की। और फाइनेंशियल्स क्लियर कट केस है जहां पे एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो हो ही रही है, उसके साथ में वी आर ऑल्सो सीइंग गुड डिमांड फॉर क्रेडिट। सो इट इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एट दिस पॉइंट इन टाइम फॉर फाइनेंशियल स्टॉक्स। आदित्य, शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी हमें देने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया डिटेल्ड आउटलुक यहाँ पर हमें बताने के लिए। इस बीच जहाँ ऑटोमोबाइल